गुड आफ्टरनून एवरीवन। समय की काफी कमी तो हो गई है, आधे घंटे हम लोग लेट भी हैं। और वीएन प्रभाकर सर का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर भी चल रहा था। और जस्ट कहा जा सकता है कि हम लोग जो है साइंस से जो है सीधे एक तरह से हिस्टोरियोग्राफी की तरफ थोड़ा सा है। और इस विषय पर हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। अभी हाल में काफी कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल भी रहा नोमेनक्लेचर को लेकर, और ये हमेशा कहीं ना कहीं जो है चर्चा का विषय भी रहता है। आजकल एनसीईआरटी में जो है इसके नोमेनक्लेचर को लेकर भी काफी न्यूज़पेपर्स में डिस्कशंस भी हुए। और हम लोग आज इस लेक्चर के माध्यम से कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से लेकर अभी तक का एक हम लोग जर्नी, एक यात्रा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे नोमेनक्लेचर को लेकर। जनरली आज का जो ये इंटरनेशनल सिंपोजियम और जो ये वर्कशॉप है, इसमें दोनों टर्म्स आ रहे हैं, इंडस सरस्वती भी है और हड़प्पन भी है। तो इसको लेकर हम लोग एक जल्द से, चूंकि आदेश भी हुआ है कि 25 तक खत्म करना है, इसको जल्द से हम लोग कोशिश करते हैं। तो इसमें थोड़ा समय लगता है, इसमें कुछ कोड टू कोड भी चीजें हैं। पहला तो हम लोग जानते ही है कि जो नोमेनक्लेचर है ये एक तरह से आज के समय में ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देयर इज अ क्वेश्चन वेदर इट इज नेसेसरी टू रीनेम द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया और नॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लुकिंग इनटू इट, इट seems that the reason for challenges comes due to the gradual paradigm shift। जब हम लोग आज के लेक्चर को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि पीरियड वाइज क्या बदलाव हो रहा है, और वो जो ग्रेजुअल जो एक चेंजेस हमें देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने इस टर्म्स को लेकर कहा जा सकता है कि जो पास्ट 70 इयर्स में, and due to the incredible advances in our knowledge and pursuit of rigorous research, अभी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे काम आगे बढ़ता गया और कैसे ये जो सर्वे होते गए, इसने कैसे नए आयाम को स्थापित किया। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पढ़ना भी चाहूंगा। और ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप इस विषय पर रहेंगे तो लगेगा कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वन टेंड्स टू लूज वे। हम लोग आगे तो बढ़ते हैं हड़प्पन के नोमेनक्लेचर को लेकर, और चूंकि इसमें सरस्वती भी है, इंडस भी है और ऋग्वेद भी है, वैदिक लिटरेचर्स की भी बात आती है। जब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि वन टेंड्स टू लूज वे इन द मास ऑफ लिटरेचर। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लिटरेचर्स आर देयर, कई सारी चीजें अलग अलग मिलती हैं। आर्कियोलॉजिकल डाटा चेंज पे चेंज होती चली आ रही है। जियोलॉजिकल स्टडी, जैसा सर ने भी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में भी बताया कि कैसे जो रूट है, या कह सकते हैं कि सरस्वती का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका काफी ज्यादा है, एंड विच हैज बीन एक्यूमुलेटेड सिंस द 19th century BCE, और स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवर सरस्वती and the terminology of Harappan civilization। and to understand this problem we can move through the different stages, जिसको हम लोग देखेंगे। अभी पहला हम लोग जो है कि 1818 to 1919, इससे आप लोग परिचित भी हैं, and it is really very quite strange enough to see कि कैसे 1826 1831 के आसपास we came to know about the Harappan civilization, and it took nearly 94 years 94 years लग गए for one of the men to declare that the ancient civilization in India has been discovered। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो चार्ल्स मैसोन है, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा को जो है कि नोटिस किया, और उसके बाद अलेक्जेंडर बर्न्स। कहानियां हैं, बहुत सारी चीजों को आपने सुना भी है, पहले के लेक्चर में भी देखा है आपने, क्योंकि समय भी कम है। और फाइनली तो वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, करीब करीब 3 बार वो हड़प्पा जाते हैं, बट ही कुड नॉट गेस, या कह सकते हैं कि आकलन नहीं कर पाते द इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पा।
लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम रुकना भी चाहेंगे, वो है एलपी टेसीटोरी का। एलपी टेसीटोरी इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे एंड ही केम टू इंडिया, कह सकते हैं कि एट अ वेरी माइनर एज ऑफ 19 ईयर्स, 19 साल में भारत आए एंड ही वाज इन राजस्थान। और राजस्थान के जितने भी लोक गीत है उस पर वो काम कर रहे थे। एंड सडनली एक तरह से कहा जाए कि सर जॉन मार्शल केम इनटू टच, और उन्होंने कहा कि आप जब घूम रहे हैं तो क्यों नहीं आप वहां पर आर्कियोलॉजिकल डाटा को भी आप इकट्ठा करें। और इस क्रम में एलपी टेसीटोरी, जिनको कहा जाता है कि वह जब इंडियन लुइस उनको कहा जाता है, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन वर्क। और कैसे वो घूमते घूमते कालीबंगा पहुंचते हैं, और कालीबंगा का पहला जो ट्रायल जो ट्रेंच लगता है, वो इंडिया में जो पहला जो एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सकवेशन है, वो कालीबंगा का है। और कालीबंगा में 1917 में एलपी टेसीटोरी ने एक्सकवेशन किया, और उस एक्सकवेशन के बाद उनको कुछ चीजें मिली। इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें हम कह सकते हैं कि 3 सील्स। और इसी बीच उनकी माता की तबीयत खराब होती है एंड ही हैड टू गो बैक टू इटली। और जब तक वो पहुंचते, उनकी मां का देहांत होता है, और वहां पर उस सील्स की वो बात कर रहे हैं। ये सील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भी वो सील्स मिले हुए होते हैं, और जब एलपी टेसीटोरी को ये मिलता है, इस बात को जॉन मार्शल से छिपा ले जाते हैं। जब वो भारत आते हैं, उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, और ऐसा लोग मानते हैं कि वो जॉन मार्शल को इस बात को बताते, उसके पहले 32 साल की उम्र में बीकानेर में ही एलपी टेसीटोरी भी एक्सपायर कर जाते हैं। तो माना यह जाता है कि भारतीय इतिहास के इस फेज में कि अगर क्या ऐसा होता, जनरली एक असम्पशन है कि क्या अगर कालीबंगा के सील्स की जानकारी अगर जॉन मार्शल को होता, तो हो सकता है कि पहला एक्सकेवेटेड साइट कालीबंगा होती, और हम लोग जो है घगर सिविलाइजेशन या कालीबंगा सिविलाइजेशन को आज पढ़ रहे होते। दूसरा जो फेज है 1920 टू 1947, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। इसमें हड़प्पा की खोज है, मोहनजोदड़ो की खोज है, इसमें बहुत अब कुछ जाएंगे नहीं। और इसमें जैन मैकिन्टोश का जो ये जो स्टेटमेंट था, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। द डिस्कवरी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन in the 1920s when excavations began at Mohenjo-daro and Harappa, therefore it took Europe by storm. This is very important. And 20 September 1924 को the elements of a forgotten civilization finally identified, established and announced by John Marshall. ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो आर्टिकल था, जो फर्स्ट लाइट ऑन अ लॉन्ग फॉरगेटन सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल का आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपा, इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज में। इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उसको पढ़ेंगे नहीं, समय कमी है। और उसमें उन्होंने उस समय 2 आर्कियोलॉजिस्ट की उसमें तुलना की। एक तरह से कहा कि ही इन्वोक्ड इसको स्लीमैन को, जिन्होंने ट्रिरिंस में काम किया और जिन्होंने माइसेने में काम किया। स्लीमैन जनरली एक जर्मन बिजनेसमैन थे, और इन्होंने ट्रॉय का भी एक्सकेवेशन किया, और लोग मानते हैं कि ट्रॉय को जितना विध्वंस जो है ग्रीक ने नहीं किया, उतना एक्सकेवेशन करके स्लीमैन ने ट्रॉय का कर दिया। एनीवे, जो भी है उस तुलना को इसमें करते हैं, और वहां पर हम देखेंगे कि इट लुक्स हाउएवर एट दिस मोमेंट एज इफ वी वर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सच अ डिस्कवरी इन द प्लेन्स ऑफ द इंडस। अब हम लोग उस नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सर जॉन मार्शल, जिसमें वो कहते हैं कि इट लुक्स हाउएवर एट दिस मोमेंट एज इफ वी वर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ सच डिस्कवरी इन द प्लेन्स ऑफ इंडस। आगे बढ़ते हुए हम लोग जो देखेंगे, ये उनका ये स्टेटमेंट है। ये मानते हैं कि कैसे इंडस वैली का जो एरिया है, जहां पर मैं पढ़ना भी चाहता था, चूंकि ये कोट इन कोट है, दिस ऑल आर द कोट ऑफ, जैसे ये जॉन मार्शल का अपना कोट है, जिसको उन्होंने फर्स्ट लाइट ऑन अ लॉन्ग फॉरगेटन सिविलाइजेशन में इसको उन्होंने लिखा है। और ये मानते हैं कि कैसे जो है कि काफी फर्टाइल रीजन है इंडस का, और ये एरिया जो है इंडस के क्षेत्र में ये फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि तेजी से बढ़ना भी है। इसको भी छोड़ते हैं क्योंकि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था कि कैसे प्रायर टू 1925-26 जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन को इंडो सुमेरियन सिविलाइजेशन माना, चूंकि बहुत सारी चीजें उसमें मिल रही थी, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं एक तरह से आउटर और उसका जो है, तो उन्होंने इसको इंडो सुमेरियन कहा। लेकिन बाद के समय में लेटर ही क्वाइंड द टर्म इंडस सिविलाइजेशन रिप्लेसिंग द इंडो सुमेरियन। और लेकिन हम देखेंगे कि उसी समय अर्नेस्ट मैके ने इस टर्म को लेकर क्रिटिसाइज किया और कहा कि चूंकि हड़प्पन इसकी पहली साइट है, वी शुड गो विद द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको स्टुअर्ट पिकेट ने भी सपोर्ट किया। ये जो लास्ट जो लाइन है भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। डिस्पाइट इट, जॉन मार्शल टर्म्स इंडस सिविलाइजेशन गेन्ड enduring popularity and is clearly visible today.
इट इज क्लियरली विजिबल टुडे। हम लोग लास्ट में 2-4 हमने थोड़ा सा उसका अध्ययन किया था, उस स्लाइड को आपको दिखाएंगे भी। एंड उसमें कंपैरिजन ऑफ प्रीफर्ड टर्मिनोलॉजी, कंपैरिजन ऑफ प्रीफर्ड टर्मिनोलॉजी बाय द आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर जॉन मार्शल एंड मॉर्टिमर व्हीलर, कह सकते हैं कि 1977 के ऑनवर्ड्स। डॉक्टर वी एन प्रभाकर सर इज हियर, प्रोफेसर आर एन सिंह सर इज हियर, ये भी उस लिस्ट में। ये लोग जो टर्म जो यूज हो रहा है, व्हाट टर्म द आर्कियोलॉजिस्ट, द इमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट दे आर यूजिंग टुडे, और हम लोगों को कैसे पढ़ना और क्या चीजों को करना है। एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920 से हम लोग 1942 तक या 1947 तक बढ़ रहे हैं सेकेंड फेज में। एंड द सर्वे ऑफ ऑरल स्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सर्वे ऑफ ऑरल स्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें 3 चीजों को हमको देखने को मिलेगा। ऑरल स्टाइन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ भी देखने को मिल रहा है। एंड ही इज वर्किंग ऑन आर्कियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन आर्कियोलॉजी, ही इज वर्किंग ऑन द एक्सप्लोरेशन वर्क, और उसमें ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ पे भी काम कर रहे हैं और ऋग्वेदिक के टेस्टिमोनी पे भी काम कर रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ही वाज द फर्स्ट मैन टू वर्क ऑन 3 डायमेंशंस, द ऋग्वेदिक टेस्टिमोनी एज वेल एज द आर्कियोलॉजी एज वेल एज ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ, जिसको जॉन मार्शल ने भी काफी स्थान दिया है। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने ये दिया है ऑन माई रिटर्न टू इंडिया, ही वाज वेरी फेमस। हम देखते हैं कि कैसे दो यहाँ पे जब हम एलपी टेसिटोरी को देखते हैं और ऑरल स्टाइन को देखते हैं तो दोनों में खूबियां हैं। ऑरल स्टाइन और एलपी टेसिटोरी बहुत कम उम्र में भारत आते हैं, और ऑरल स्टाइन भी 25 ईयर्स की उम्र में भारत आते हैं। देन अगेन ही रिटर्न बैक टू सेंट्रल एशिया, वहां पर जाकर उन्होंने टकला मकान के डिजेट में काम किया, तारिम बेसिन के उसमें काम किया, इराक ईरान में काम किया, और जब वो भारत में जब बीकानेर के रीजन में आते हैं जब 1942 में, ही वाज 78 ईयर्स ओल्ड। और ऐसा लग रहा था कि कैसे उन्होंने बालू से, जितना सेंट्रल एशिया में जो तारिम बेसिन का एरिया है, उस सैंड को उन्होंने हटाकर वहां पर जो सर्वे किया, अगेन इट सीम्स द सॉइल ऑफ राजस्थान वाज कॉलिंग टू ऑरल स्टाइन। और ये इनका जो सर्वे था, दिस वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसने उस फाउंडेशन का काम किया जो नींव डाला। ट्रेडिशनल इंडियन बिलीफ recognizes in the well marked bed the course of the sacred Saraswati। ये quote in quote है। This is the line which has been written by Oral Stein in his paper or survey of ancient sites along the lost river Saraswati। इसमें फिर उन्होंने उसमें स्पेशली जो है कि सरस्वती को लेकर क्या कह सकते हैं कि द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द घग्गर और हकरा इट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट that the traditional belief recognizes in that dry bed the terminal course of the Saraswati river। तो सरस्वती को मान भी रहे हैं, उसकी पहचान भी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि चूंकि हमने कहा ना को ऋग्वेदिक टेस्टिमोनी को भी उन्होंने उठाया और ऋग्वेद का वहां उन्होंने विवरण भी दिया कि कैसे ऋग्वेद के नदी स्तुति में वो कहते हैं कि कंक्लूसिव एविडेंस है कि कैसे वो जमुना और सतलज के बीच में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे ओ गंगा, ओ जमुना, ओ सरस्वती और सतुदली। तो आप देख सकते हैं कि आज के समय में भी वी हैव द सेम जो पैटर्न है, गंगा है, फिर यमुना है, फिर जो है कि सरस्वती है, जो आज के समय में ड्राई है, और फिर सतलज है। तो ऑरल स्टाइन का ये जो काम था इस समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये स्केच मैप है ऑरल स्टाइन का। इन्होंने हम देख सकते हैं कि कैसे ये उस समय का, आज के समय का घग्गर और हकरा, ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट उनका रहा। और एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वे इन्होंने किया और जिस प्रकार से लिस्टिंग इन्होंने की, ये लिस्टिंग 1977 के एक्सप्लोरेशन में करीब करीब मोहम्मद रफीक मुगल से मैच भी करती है। यहां पर अब हम लोग यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा फेज, ये 1947 से लेकर कह सकते हैं कि 1977 1980 दिस वाज द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। भारत का पार्टीशन होता है, इंडिया गॉट पार्टीशन, और हम देखेंगे कि कैसे कितनी सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो सब पाकिस्तान में चली गई। एंड दिस वाज द इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसा एज ए रिजल्ट ऑफ पार्टीशन ऑल द नोन एरियाज दे वेंट टू पाकिस्तान एक्सेप्ट 2 एक्सकैवेटेड साइट्स, एंड देन द आइडिया ऑफ हार्वेस्ट वाज देयर। व्हाट इज द आइडिया ऑफ हार्वेस्ट? आइडिया ऑफ हार्वेस्ट क्या है कि जब ऑरल स्टाइन भारत के राजस्थान में काम कर रहे थे, देन ही मेट केएम पनिकर। केएम पनिकर वाज द दीवान ऑफ बीकानेर, और वो जब 1940s में उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि इफ वेरी गुड एक्सप्लोरेशन इज कंडक्टेड इन दिस एरिया, बहुत सारे काफी एंशिएंट साइट्स मिल सकते हैं। 1947 में बंटवारा जब हुआ, व्हेन ईच एंड एवरीथिंग कहा जाए कि एक तरह से पाकिस्तान में चला गया, और एक पैट्रियोटिक जील कह लीजिए जो इंडियंस की तरफ से
और भी एक हुआ कि हम लोग भी अपने तरफ काम करें, और उसमें के एम पणिक्कर ने उस समय जो है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से उन्होंने कहा कि अगर कुछ पैसे मिलते, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 10,000 रुपए दिए, और जिस पर एक बड़े पैमाने पर कहा जा सकता है कि कार्य जो है कि शुरू हुआ एक्सप्लोरेशन का। और 1947 के बाद कहा जा सकता है कि 1950 टू 1955 1960 के बीच में वो टेन्योर है जब हम कह सकते हैं कि जब ये अमलानंद घोष ही स्टार्टेड हिज वर्क। और ये अमलानंद घोष के रिगार्डिंग कहा जा सकता है कि जब उन्होंने काम शुरू किया, इस आइडिया ऑफ हार्वेस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पैमाने पर पूरा स्थल हम लोगों को मिलने लगा, और ये संख्या काफी बढ़ गई। जो संख्या काफी पहले काफी कम हो गई, अब वो धीरे धीरे सर्वे के बाद वो काफी बढ़ गई। और यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 1951 इन जयपुर ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस हुआ वहां पर, और उसके 2 दिन पहले जो है अमलानंद घोष उन्होंने पैकअप किया एंड ही वेंट टू जयपुर टू लेट डाउन ईच एंड एवरी जो भी चीजें मिली थी 1951 के जयपुर का ऑल इंडिया हिस्ट्री कांग्रेस में। और उन्होंने वहां पे काफी अच्छा अपना एक तरह से प्रेसिडेंशियल एड्रेस कह लीजिए, या उसमें काफी सारी चीजों को उन्होंने रखा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द नोमेनक्लेचर या द पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स चल रही थी। यहां पर एक बात और हम रखना चाहेंगे, वो क्या है कि जैसे कि सर जॉन मार्शल ही वो जब डीजी थे, और जब 1924 में उन्होंने जब इसका अनाउंसमेंट किया, ही मेड दैट अनाउंसमेंट इन इंग्लैंड। वो अनाउंसमेंट भारत में नहीं हुआ और इंडियन न्यूज़पेपर में नहीं हुआ। इस पर क्वेश्चन मार्क भी हुए लेजिस्लेटिव असेंबली में, एंड ही वाज नॉट इन सच अ कंडीशन टू कैसे उसको सेटिस्फाई करे उस आंसर्स को कि क्यों आपने इंडियन न्यूज़पेपर को चीजों को आपने क्यों नहीं दिया। हम देखते हैं अमलानंद घोष के क्रम में कि अमलानंद घोष के समय में एक अच्छी चीज हम लोगों को मिली। वो चीज क्या मिली कि 4 फैक्टर उनके साथ बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम लोगों के लाइफ में भी है। और 1950s में एक तो लॉन्ग टेन्योर, ही गॉट अ लॉन्ग टेन्योर। सेकंड, एक पॉलिटिकल जो चेंज जो सिनेरियो था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। Now Mortimer Wheeler he went to Pakistan. This is also very important. India got partitioned and Mortimer Wheeler went to Pakistan. And when he went to Pakistan, उन्होंने बहुत फेमस बुक निकाला, that was the 5000 years of Pakistan, an archaeological outline, जिसमें एक तरह से पाकिस्तान के इतिहास को 5000 नीचे बताया, एक तरह से पूरे पार्ट एंड पॉलिटिक्स की जो चीजें थी। और उस समय एक चीज और भी इंपॉर्टेंट था, एट दैट टाइम माधव स्वरूप वत्स जो थे, ही वॉज अ वेरी वेल नोन आर्कियोलॉजिस्ट कह लीजिए, जिन्होंने हड़प्पा में भी काम किया, मोहनजोदड़ो में भी काम किया। लेकिन शायद मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पता होगा कि नहीं, सर को पता होगा, वीएन प्रभाकर सर को, कि शायद उनके सर्विस बुक को भी डैमेज करने के प्रयास किया गया जब उस समय के डीजी के द्वारा। एक कंपटीटर के रूप में थे कि कहीं ऐसा ना हो उस समय के डीजी बने। एनी हाउ एनपी चक्रवर्ती बनते हैं, एंड दिस वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अमलानंद घोष गॉट ईच एंड एवरीथिंग। द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज, लॉन्ग टेन्योर, द मैच्योरिटी ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोगों के लाइफ में होता है, दैट इज द पर्सनल गुड रिलेशंस। चारों चीजों का समन्वय करके अमलानंद घोष ने 1950-60s के बीच में ये स्टार्टेड द एक्सप्लोरेशन। और हम देखेंगे कि इस एक्सप्लोरेशन में जो बड़े पैमाने पर जो पूरा स्थल जो मिले, उस पूरा स्थल के आधार पर अब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, जिसको हम लोग द लॉस्ट रिवर सरस्वती जो मिशेल डेनिनो सर ने जो बुक लिखा है, उसमें जब आप देखेंगे तो पीरियड वाइज सारी चीजों को उन्होंने दिया हुआ है कि व्हाट हैपेंड इन 1947, व्हाट हैपेंड इन 1960, व्हाट हैपेंड इन 1970s। तो जिस समय भारत में ये काम हो रहा है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, द पीरियड फ्रॉम 1947 टू 1977/80, इसको हम क्या कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते कि इंडिया गॉट पार्टीशन, ये कह सकते हैं कि मॉर्टिमर व्हीलर वेंट टू पाकिस्तान एंड 1977 मॉर्टिमर व्हीलर डाइड। ये जो पीरियड है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लोरेशन वर्क भारत के तरफ में और पाकिस्तान के तरफ में। और ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा। मोहम्मद रफीक मुगल ने 1974 में जब चोलिस्तान की तरफ जब काम करना शुरू किया, एंड ही स्टार्ट पाकिस्तान की तरफ में हकरा के क्षेत्र में, एंड ही गॉट नियरली 400 समथिंग साइट, जिसमें हकरा वेयर भी है, अर्ली हड़प्पन भी है, मैच्योर हड़प्पन भी है, और लेट हड़प्पन भी है, और पेंटेड ग्रेवेयर है। और उसमें उस सर्वे में उन्होंने दिखाया है कि कैसे हकरा के किस फेज में, हकरा वेयर में जैसे साउथ वेस्ट का पार्ट है, फिर अर्ली हड़प्पन में द पीपल वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट, एंड अगेन इन मैच्योर हड़प्पन फेज द पीपल दे अगेन केम टू द मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन में दे अगेन कम अराउंड द फोर्ट डेरावर एरियाज इन द साउथ वेस्ट पार्ट, और फिर पेंटेड ग्रेवेयर के टाइम में दे अगेन वेंट टू द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हकरा।
तो उसमें उन्होंने इसका रीजन भी बताया है कि कैसे उसका निचला पार्ट जो है कि सूख रहा है और हकरा का जो है नीचे का जो 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 सिस्टम है, और कैसे फिर बाद में जो ऊपर में जो घग्गर है उसके जल से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, और कैसे फिर जो है कि लास्ट में जो है कि उसको भी दिस वाज द वर्जन ऑफ मोहम्मद रफीक मुगल। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर मोहम्मद रफीक मुगल ने काम किया, और बड़े पैमाने पर जो है इधर अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापर ने जो काम किया, इस दोनों कहा जा सकता है कि घग्गर हकरा के रीजन में, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू द नोमेनक्लेचर। कई सारे स्टेटमेंट्स भी थे जो मोहम्मद रफीक मुगल के थे बाय यूजिंग द टर्म सरस्वती। देयर वर द स्टेटमेंट्स ऑफ बीबी लाल, बीके थापर, ये लोग क्या कह रहे हैं। और इसी समय हम देखेंगे कि 1977/1980 के बाद एसपी गुप्ता का जब 1980s में जब इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बुक भी उनकी पब्लिश हो रही है, और 1980 में ही इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम ही इंट्रोड्यूस द टर्म इंडस सरस्वती, और उसमें उन्होंने सारी चीजों को उठाया कि व्हाई इट शुड बी कॉल्ड इंडस सरस्वती, हाउ मेनी साइट्स, हम लोगों के पास कितने सारे साइट्स हैं। और उन्होंने इस बात की चर्चा भी किया कि जब मोहम्मद रफीक मुगल ने जब उधर काम किया चोलिस्तान के क्षेत्र में, हकरा के क्षेत्र में, एंड जब वो रिपोर्ट पब्लिश हुई, कह सकते हैं कि 1979, 1978, 79 या 1982 के आसपास में, उस समय द होल पीपल हु वर एसोसिएटेड विद द व्हीलर दे वर शॉक्ड कि इतनी सारी चीजें जो मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं नोमेनक्लेचर के हिसाब से जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सरस्वती के पहचान को भी लेकर आगे भी हम लोग उसको देखेंगे। तो एक तरह से कहते हैं कि पीरियड वाइज जब हम बढ़ रहे हैं, तो 1980s में जब हम आते हैं तो वी हैव एसपी गुप्ता, वी हैव एसपी गुप्ता। अगर उस बढ़ते हुए क्रम में हम लोग देखेंगे तो वी हैव राम शरण शर्मा, उन्होंने भी इस पे एक तरह से उनकी भी स्टेटमेंट यहाँ पे था कि कैसे जो फंडामेंटलिस्ट हैं, ही इज यूजिंग द टर्म, जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो एक तरह से इस पे एक तरह से इंडस सरस्वती जो टर्म है सरस्वती लाना चाहते हैं, और वो इसकी आइडेंटिफिकेशन, सरस्वती की आइडेंटिफिकेशन को वो अफगानिस्तान की जो हेलमंड नदी है उससे वो करते हैं। वहीं पर श्री रत्नागर का भी एक तरह से हम लोग जो पढ़ते इस फेज में पढ़ते हैं, देयर आर वेरियस हिस्टोरियंस एंड द वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट, स्पेशली ग्रेगरी पोसेल की बात कर सकते हैं हम लोग, जो है कि माइक केनायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केनायर का जो स्टेप है, केनायर का भी कई सारे स्टेटमेंट्स था, वो कैसे चेंज हो रहा है, वो 1998 में क्या कह रहे हैं, वो 2006 में क्या कह रहे हैं, और 2021 में क्या कह रहे हैं, कैसे इंडस सरस्वती को लेकर उन्होंने, ये कोट इन कोट है जो वो लिख रहे हैं जनरली, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कैसे चीजों को कैसे ट्विस्ट करना और कैसे कुछ समस्या हो। जैसे श्री रत्नागर को लेकर, श्री रत्नागर ने कहा कि जो नोमेनक्लेचर को लेकर है कि जो भारत में जो साइट्स हैं वो बहुत छोटे आकार के हैं। तो राखीगढ़ी हिंटरलैंड सर्वे जब 2000 के बाद, जब 2010 में करीब राखीगढ़ी हिंटरलैंड सर्वे हुआ सरिजियर, और उन्होंने इस पूरे डाटा को दिया कितने हेक्टेयर्स में कितने साइट्स हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 0 to कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर्स, या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, और 20 से लेकर 40। तो उस क्रम में हम लोग देखेंगे कि कैसे अर्ली हड़प्पन से लेकर जो है कि मैच्योर, और मैच्योर से लेकर लेट हड़प्पन में क्या चेंजेस आ रहा है। ये सब सारे थे, पावर पॉइंट में रहता तो आप लोग और भी चीजों को देखते, लेकिन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आज के समय में चूंकि कह सकते हैं कि जैसे जो इश्यूज हमारे पास क्या है, तो चूंकि कंक्लूड भी करना, समय भी कम है, हम कह सकते हैं कि वी हैव 3 टर्म्स, वी हैव 4 टर्म्स। इंडो सुमेरियन टोटली एक तरह से खत्म है, वी हैव इंडस सरस्वती, वी हैव हड़प्पन, एंड वी हैव इंडस सरस्वती, या वी कैन से सिंधु सरस्वती। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे सब में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस हैं, सब में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं। अगर जैसे ग्रेगरी पोसेल का एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये जॉन मार्शल को उन्होंने माना कि एक तरह से एक आई विल नॉट से द टर्म कॉलोनियल बायसनेस, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं सर जॉन मार्शल ने भी इंडस पे जो बुक लिखा, इट हैड द टर्म इंडस। मॉर्टिमर व्हीलर को भी देख लीजिए, अर्नेस्ट मैके को भी देख लीजिए, अब बाद में जितने भी एक तरह से यूरोपियन जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट हुए, वो कहीं ना कहीं जो इस टर्म को यूज कर रहे हैं। कल 2 दिन पहले ही मैंने इस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया, और आज रहता तो आपको थोड़ा अच्छा भी लगता देखने में ये स्लाइड जो है, कि हमने उसमें आज के समय में कह सकते हैं कि आफ्टर मॉर्टिमर व्हीलर आई हैव गॉन थ्रू द रिसर्च गेट, अकेडमिया, जितने भी जो जिसपे लोगों का पेपर एक तरह से है, जो पेपर का जो टाइटल्स है उसको लेते हुए इंडियन ऑथर्स, वेस्टर्न ऑथर्स, वेदर दे आर यूजिंग इंडस, वेदर दे आर यूजिंग हड़प्पन, और वेदर दे आर यूजिंग इंडस सरस्वती, उसमें पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि परसेंटेज वाइज था कि क्या रेशियो चल रहा है। और हम जब यूरोपियन स्कॉलर्स को देखते हैं, एक्सेप्ट 2, वन इज वाटर फेयर सर्विस एंड सेकंड वन इज ग्रेगरी पोसेल, बोथ अमेरिकन, जो हड़प्पन यूज ज्यादा कर रहे हैं, नियर अबाउट
70-80% के उस पर चल रहे हैं। और इंडियन जब हम आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं तो उसमें हड़प्पन टर्मिनोलॉजी की संख्या बढ़ जाती है। और इंडस सरस्वती भी अब हमको दिखाई देने लगेगा जब हम लोग एसपी गुप्ता को देखेंगे, प्रोफेसर डॉक्टर एसपी गुप्ता को देखेंगे, बीबी लाल जी को देखेंगे, बीके थापर जी को देखेंगे। और हड़प्पन के संदर्भ में अगर देखेंगे तो वी कैन सी डॉक्टर पद्मश्री आर.एस. बिष्ट, वीएन प्रभाकर सर इज हियर। मुझे लगता है कि वहां सामने सर बैठे होंगे, मैंने इनसे आइडिया भी नहीं लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे पास जो हमने चार्ट बनाया है उसमें 100% ही इज यूजिंग द टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो एक तरह से जो हम हो सकता है कि उस डाटा में कुछ परसेंटेज में ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हमने उसको भी ढूंढने का काम शुरू किया था। और सर भी हैं, सर के साथ जो हम लोगों की जो टीम है वो भी काम कर रही है। और जो नई जो टीम जैसे जो आज के समय में है, जो यूरोपियन टीम है, जैसे डॉक्टर कैमरून पैट्री उनका भी लेक्चर है, डॉक्टर जेनिफर बेट्स है उनका भी लेक्चर है, एडम ग्रीन है, उसमें हम देखेंगे कि 90% के ऊपर का जो टर्म है दैट इज गोइंग थ्रू द इंडस। वो देखेंगे आप लेक्चर में भी, दे विल बी यूजिंग इंडस। तो ये एक तरह से एक चर्चा का भी विषय रहा कि क्या ये कहीं ना कहीं इसमें ग्रेगरी पॉसेल का भी एक और का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, और वाल्टर फेयर सर्विस का, जिन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं एक तरह से एक कॉलोनियल बायसनेस, जो कि जॉन मार्शल ने इसको शुरू किया और मॉर्टिमर विलर ने भी इसको कंटिन्यू किया, एंड दे आर मूविंग थ्रू। लेकिन अगर हम देखें कि कहीं ना कहीं सब में लिमिटेशंस हैं, और उस लिमिटेशंस की अगर हम बात कर लें तो हम कह सकते हैं इफ यू आर टेकिंग द टर्म हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा इज द फर्स्ट साइट। और आर्कियोलॉजिकल जो इथिक्स है, इट इज नॉट रिटन इन आर्कियोलॉजिकल इथिक्स, जैसे सुबह भी सर ने कहा, कपलियाल सर ने, कि बेसिकली टाइप साइट को हम लोग लेकर चलते हैं जिस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। लेकिन बाद में जब इंडस में काफी सारे क्षेत्र मिलने लगे तो एक तरह से इंडस टर्म यूज शुरू हुआ। और फिर जब हम इंडस सरस्वती में आते हैं तो उस पर लोगों का मानना ही रहेगा कि इंडस और सरस्वती, उसमें सारे परसेंटेज थे कि अगर हम इंडस सरस्वती को मिला लें तो वी हैव नियरली 60 to 62% ऑफ द साइट्स आर इन इंडस सरस्वती। बट व्हाट अबाउट गुजरात? लेकिन अगर हम गुजरात की भी अगर बात करते हैं, जैसे सरस्वती की बात हो रही थी, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि सरस्वती की पहचान को लेकर ऋग्वेद का जो डिस्क्रिप्शन है और उसमें उनकी 7 सिस्टर्स की बात की गई है। इसीलिए हमने कहा कि one tend to lose its way while studying the nomenclature of Harappan civilization. क्यों? in terms of geology, in terms of archaeology, in the mass of literatures, और जो रहासा है that is the political agenda। उसमें क्या है कि 7 नदियों की बात हो रही है, और कहा जा सकता है कि nowadays we talk of 5 सरस्वतीज, 4 or 5 सरस्वतीज, 4 सरस्वतीज की बात होती है। अलग अलग कैसे कैसे कि 4 सरस्वती आप किसको कह रहे हैं? एक मान लीजिए शिवालिक से होकर निकलती है, एंड अगेन इट कम टू एक तरह से आदि बद्री होते हुए पेहवा तक, और फिर आप आते हैं तो सीधे आप आ जाते हैं राजस्थान के क्षेत्र में, अगेन टू द अरावली एंड अगेन टू द गिर। तो अगर जो मैप सर ने भी मॉर्निंग में दिखाया कि एक तरह से बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो सरस्वती है इट इज पैरेलल कमिंग, इंडस के पैरेलल आ रही है। कई लोगों का मानना है कि वो इंडस में मिलती है, कई लोगों का मानना है कि वो जो है कि रण ऑफ कच्छ में आती है। तो इसमें अब हम लोगों को आने वाले समय में भी देखना होगा कि अगर इस सरस्वती की पहचान की बात, जिसकी हम लोग मिलने के बाद इंडस की तरफ कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों को कितने साइट्स मिल रहे हैं, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजिंग द टर्म इंडस सरस्वती। एनीवेज, एक तरह से आज के समय में एक तरह से यूज करने की भी बात होगी। तो हमने, जब मैं इसका अध्ययन भी कर रहा था तो देखा कि 2009 में कैलिफोर्निया में जो है कि एक सेमिनार हुआ इंडस सरस्वती को लेकर, एंड इट इज रियली वेरी गुड टू सी। एक चीज तो कंफर्म है कि जब भी नोमेनक्लेचर की बात आएगी, द सेफ एंड द मोस्ट जो उसको कहा जा सकता है टू बी यूज इज गोइंग थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एथिक्स ऑफ यूजिंग द टर्म द नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और जब हम इंडस की बात करेंगे, तो अगर हम इंडस यूज करते हैं, इट्स बेटर टू यूज इंडस सरस्वती बिकॉज नियरली 60% ऑफ द साइट्स आर इंक्लूडेड इन दैट पार्ट। और उस हिसाब से देखेंगे कि आज हम लोगों का जो इंटरनेशनल जो ये सिंपोजियम है, इट कंटिन्यूज विद बोथ द टर्म्स दैट इज द इंडस सरस्वती एज वेल एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन इसके बावजूद भी कहा जा सकता है कि लास्ट में यही कहेंगे कि हम लोग का जो एक साइकोलॉजिकल है, हम लोग यही मानते हैं कि दिस इज द साइकोलॉजिकल, एक तरह से साइको का ये साइकोलॉजिकल कहा जा सकता है कि नथिंग मैटर्स। अगर इंडस भी आता है तो इंडस इज आवर्स, इफ हड़प्पा इज देयर, हड़प्पा इज आवर्स, इफ सरस्वती इज देयर, सरस्वती इज आवर्स, एंड दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन, जिसके हम पार्ट हैं। नथिंग टू डू विद एनी नोमेनक्लेचर। इफ द पीपल आर यूजिंग इंडस, it means the whole Indus civilization. If the people are using Harappan, it also means the ancient Indian civilization. And if the people are using Indus Saraswati, definitely it also means the great and prosperous ancient Indian civilization. Thank you.